नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से कवायद जो है वो चलाई जा रही है डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए। आपको बताते चले कि आज कश्मीर के अंदर शाहनवाज हुसैन जो है वो पहुंचे हुए हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस को यह स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है, क्योंकि गुपकार कांग्रेस बनती जा रही है। यानी जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन को नजर रखते हुए उन्होंने तंज कसा है, उसी तरीके से कांग्रेस को भी आज घेरा है। और भारतीय जनता पार्टी का आज ये चौथा नुमाइंदा था जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचा, क्योंकि सबसे पहले तो चुग पहुंचे, उसके बाद अनुराग ठाकुर पहुंचे और तीसरी बार मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे, और आज चौथा नुमाइंदा जो है वो शाहनवाज हुसैन थे। और जाहिर तौर पर कश्मीर के अंदर आज उनका दौरा था और अहम बातें उन्होंने की हैं। सीधा रुख करेंगे कश्मीर का ही, हमारे सहयोगी तजुमुल हमारे क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या पूरी जानकारी वो यहां पर हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। चलिए आपको लिए आज ठीक 12:30 बजे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद सईद शाहनवाज जो हैं वो श्रीनगर पहुंच गए और शाहनवाज हुसैन ने सीधे टीआरसी श्रीनगर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तफसील से कहा कि बिहार के बाद अब जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेगी और कामयाबी जो है उसकी तरफ अब लोग जो है फैसला करेंगे कि आया वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। उन्होंने एक बार फिर वही शब्द वही अल्फाजों का इस्तेमाल किया और साबिक चीफ मिनिस्टरों का जो अलायंस हुआ जम्मू कश्मीर में एक तारीखी संगमेल, उसके बाद उन्हें गुपकार गैंग के नाम से एक बार फिर कहा और कहा कि ये जो लोग हैं इन्होंने आवाम को धोखा दिया। शाहनवाज ने ख़ास तौर पर यह भी कहा और दावा किया कि 370 को वापस नहीं लौटाया जा सकता। ये पूछे जाने पर कि जो याचिका है, जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट पे है, तहम शाहनवाज हुसैन बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट के केस में रहते बावजूद भी कहा कि 370 को वापस नहीं लौटाया जा सकता, बल्कि गुपकार एलाई जो है वो आवाम को एक बार फिर गुमराह करने की तरफ ले रही है। साथ ही साथ शाहनवाज ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में जो काफ़ी मामलात चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के नाम पर ही जम्मू कश्मीर में आवाम से वोट मांगा जाएगा और मुल्क की मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ अब शहर श्रीनगर, पूरा कश्मीर, जम्मू और लद्दाख जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। शाहनवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल करने के बाद कहा कि आप सवाल पूछ सकते हैं और पहला सवाल जो था उस पर भी शाहनवाज ने काफ़ी दिफाई रुख इख्तियार किया। चलिए, तो आपने देखा कि तजमुल का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने गुपकार डिक्लेरेशन को तो घेरा ही घेरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसना नहीं छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं और महबूबा मुफ्ती पर लगाए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर भी लगाए हैं कि लोगों को, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बार बार अराग जो है वो अलापा जा रहा है कि धारा 370 और 35A को वापस लाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर वो सवाल यहां पर ये खड़ा करते हैं कि आखिर किस तरह से धारा 370 और 35A को वापस लाया जाएगा, क्यों जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब जनता को सोचना है, विचार करना है कि किस तरह से पूरा काम जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो सत्ता में आने वाले लोग हैं, जो इस वक्त नुमाइंदे चुनाव में भाग लेने वाले हैं, वो किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं ये सब जानते हैं, लेकिन आम जनता को इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सोच विचार कर कर ही अपना वोट जो है वो डालने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता के अंदर जब ये लोग काबिज हो जाएंगे उसके बाद किस तरह से काम किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज हुसैन ने यहां पर जो तंज कसा है, आरोप लगाया है, वो यही है कि गुपकार डिक्लेरेशन लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस भी अब मिली भगत यहां पर दिखाती हुई नजर आई है। चलिए, अब आपको दिखा देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का जो कोलिशन है वो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विपरीत नेशनल कॉन्फ्रेंस दिख रही है, लेकिन उसके बाद अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलिशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकती है। इसी पर पूरी जानकारी के लिए सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनम एजाज हमें क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो सियासत और सियासतदानों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह फर्क जरा ज्यादा ही निखर के सामने आता है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दूसरी जमातों को गैंग का नाम दे रही है और बीजेपी बता रही है कि ये देश विरोधी है, ये अवाम विरोधी है। गुपकार गैंग यानी गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग का नाम देके एक नया नाम तो दिया है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के साथ कहीं न कहीं इसी
इसी साए तले चल भी रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की वो जमात है जो कभी कश्मीर के हालात और वाक़ात को एकतरफा छोड़ के मरकज़ से लेकर रियासत तक बीजेपी के साथ अलायंस भी कर चुकी है। पीडीपी ने जब अलायंस किया तो पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ताने भी दिए, लेकिन इन दिनों भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का अलायंस बराबर जारी है। इधर गैंग हो, इधर देश दुश्मन हो, इधर मुसलमान दुश्मन हो, इधर क्या कुछ हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को मुसलमान दुश्मन बताती हो, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को देश दुश्मन बताती हो, लेकिन दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे उस वक्त दिखाई दिए जब करगिल में इन दोनों का अलायंस आज भी जारी है। करगिल डेवलपमेंट हिल काउंसिल जो है उसमें जो इस वक्त ताकत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी ताकत पाने के लिए सपोर्ट बीजेपी का आज भी चल रहा है। और इस सारे के बीच में बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने जब आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो इस सवाल का जवाब उन्होंने देने के बजाय इधर उधर की हाँकी। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से भी इसी का ऐसा ही सवाल पूछा जाता है कि आखिर अगर बीजेपी दुश्मन है तो फिर करगिल में दुश्मनी क्यों नहीं, तो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कुछ ऐसा ही बोल रही है जिसके न सर होते हैं न पैर होते हैं। साफ जाहिर है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की सियासत, और इस सियासत में लोग बेवकूफ़ बनने वाले तो है नहीं, लेकिन फिर भी सियासतदानों की सियासत जारी रहती है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि समीकरण की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हर कोई सत्ता की दौड़ में इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने गुप्कार डिक्लेरेशन को अपना योगदान नहीं दिया, अपना सहयोग नहीं दिया। तो जाहिर तौर पर अगर अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही जल्द यहाँ जो एक अपना गठबंधन है वो बीजेपी के साथ कर सकती है या कोलिशन उनका बीजेपी के साथ हो सकता है, तो बहुत बड़ा ये एक सवाल खड़ा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि गुप्कार डिक्लेरेशन के अंदर अलग अलग पार्टियां जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बीजेपी के साथ कोलिशन करती है तो किन चुनावों में किन दावों के साथ वो उतरने वाली है जमीन पर, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सरगर्मियां जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं और समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं और हर एक पार्टी अपना पाला छोड़ते हुए नजर आ रही है। अब गेंद जो है वो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर गुप्कार डिक्लेरेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट पद पर विराजमान है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कोलिशन करती है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो देखिए किस तरह से समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम जनता को बहुत सोच विचार करने की जरूरत है कि हर कोई यहां पर सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की दौड़ में है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि हॉक्सर वार्ड जो हैं वो बाहर से यहां पर पहुंचते हैं और यहां जो वेटलैंड बनाया गया है उसका भी अतिक्रमण कर दिया गया है। यानी कि जो बाहर से पक्षी यहां पर पहुंचते थे उनके लिए वेटलैंड बनाया गया था, लेकिन उसको भी किस तरह से इंक्रोचमेंट के दायरे में लाया गया है ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरी रिपोर्ट आप पहले देखिए और समझिए कि किस तरह से अतिक्रमण जो है वो किया गया है। होकरसर वेटलैंड में हम मौजूद इस वक्त हैं, हमारे साथ रेंज ऑफिसर है काजी साहब, आपका वेलकम। काजी साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस साल बर्ड्स की पोजीशन क्या है होकरसर वेटलैंड के बारे में बताइए। हम देख रहे हैं कि हमने भी देखा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुशहाली और ख़ास तौर पर हम नहीं देख पा रहे हैं ज़्यादा, वाटर लेवल आज ठीक नहीं है। तफसीलन जानना बताऊँगा आपको कि मेनली जो ये होकरसर प्रॉब्लम ये है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बारिश भी कम पड़ी, स्नोफॉल भी नहीं हो रहा है, तो बारिश भी बहुत कम पड़ी। तो उससे क्या हुआ मसला कि जो भी कैचमेंट एरिया है, जो भी हमारा पानी आ रहा है उधर से तो कम आ रहा है। तो दूसरा ये कि सिल्टेशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त। 2014 के बाद जो भी फ्लड्स आए हैं होकरसर में, उससे सिल्टेशन ज़्यादा बढ़ गई। और तीसरी बात ये है कि हम एक्यूमुलेशन पानी को कर सकते हैं। अब हम बंड्स दे रहे हैं इस वक्त सोजेट एरिया में और गुंड हसीबट एरिया में, लेकिन इस वक्त प्रेशर हमारा लोकल्स का बहुत ज़्यादा है। हम एक दिन पहले बंड्स दे रहे हैं तो दूसरे दिन वो लोकल्स उसको काट रहे हैं बंड को। हमने पिछली बार भी 2 बंड दे दिए, 2-3 बंड दे दिए, लेकिन उनमें से 2 बंड को कल शाम को और काटा है लोकल्स ने उधर, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पानी हमारे एरिया में चढ़ रहा है, हमारे लैंड्स में चढ़ रहा है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त हमारी। चूँकि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बंड्स को और बनाने की, और इंशाल्लाह बंड्स भी आएंगे और 15-16-20 दिन के बाद पानी चढ़ेगा। काजी साहब, अभी तक कितने बर्ड्स आए हैं? लाखों की तादाद में साइबेरिया से ट्रैवल करके बर्ड्स आ रहे हैं, मगर क्या इस वक्त बर्ड्स की तादाद कम है जो हमें भी लग रहा है? और कौन कौन सी वैरायटी अभी अवेलेबल है जो यहाँ आ चुकी है? हाँ,
जो इस वक्त लगभग 80 to 90,000 बर्ड्स इस वक्त आ रहे हैं, आ गए हैं होकर सर में, और इंशाल्लाह आएंगे और भी आएंगे, क्योंकि अभी इनिशियल पीरियड है, तो अभी एक महीने के बाद बहुत ज़्यादा आएंगे बर्ड्स। और पानी की कमी भी है इस वक्त तो, लेकिन बर्ड्स आएंगे। और इस वक्त लगभग 80 to 90,000 बर्ड्स हैं इस वक्त हमारे पास होकर सर में, और उसमें हमारे इस वक्त गैडवेल हैं, मैलाड्स हैं, और ये पोचार्ड्स हैं, ग्रे लेग गीज़ हैं, शॉवलर हैं, कूट्स हैं, मोरहन हैं, कॉमन टेल हैं, बहुत बर्ड्स हैं, साइबेरिया से, चाइना से आते हैं। बात अगर करें जब पूरा फ्रोजन हो जाता है तो वी हर्ड दैट आप एक पूल बनाते हैं, तो उस टाइम आप फीड करते हैं उन्हें, तो क्या इस बारी वो आप ज़रूरत पड़ रही है? मगर एक साइड से ये भी है कि वाटर लेवल कम है। हाँ, जब माइनस टेम्परेचर होता है तो उसके बाद हम भी इनको राइस डालते हैं उधर। तो जब भी ये मतलब फ्रोज़न होता है तो उस वक्त हम पोल काट रहे हैं उसमें, तो उस वक्त हम डालते हैं इनको, तो हम इनको फीड करते हैं उस वक्त बर्ड्स को। जी, फाइनली जानना चाहूँगा सर कि अभी हम देख रहे हैं कि एक साइड से ड्रेजिंग के मामलात है, या एक साइड से कहीं जगह पर लैंड भी हड़पा गया है, जो खबरें आ रही थी जिसमें कब्जा किया गया, वेटलैंड को लिया गया है, उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एक्शन हो रही है, क्या इनिशिएटिव्स? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस वक्त होकर सर में हमारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनक्रोचमेंट की बहुत बड़ा कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं एनक्रोचमेंट की, लेकिन उसमें भी हमारा मतलब जो भी हमारा स्टाफ है वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। मुझे भी अब 8-9 महीने हो गए इधर, तो 8-9 महीनों में हमने लगभग 4-5 एफआईआर दे दिए हैं एनक्रोचमेंट के लिहाज से। देखिए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है एनक्रोचमेंट की, क्योंकि जो भी इधर लैंड था, जो भी इनको अपना लैंड था, उस पर तो उन्होंने लोगों ने मकान बना दिए। 13 विलेजेस हैं इसके इर्द गिर्द होकर सर के, और 13 विलेजर्स सारे एनक्रोचमेंट की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें यह है कि लोगों ने अपना जो ज़मीन है उसमें मकान बना दिए हैं। सॉफ्ट टारगेट तो हमारा वेटलैंड है, और उस पर कब्जा कर रहे हैं इस वक्त। पर पिछले महीने हमने 2-3 एफआईआर दे दिए लोकल, लगभग हमने 4-5-6 लगभग 6 एफआईआर हमने दे दी है अभी तक इन 6-7 महीनों में। और कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं उनको बताने की कि एनक्रोचमेंट मत कीजिए, और उनको नोटिस भी हमने सर्व किए हैं, और उसके साथ साथ हमने इनको एफआईआर भी दे दिए हैं। तो हम देखेंगे अब इंशाल्लाह ये करेंगे, एनक्रोचर्स एविक्ट करेंगे हम लैंड जो भी इन्होंने कब्जे में लिया है। इंशाल्लाह हम एविक्शन एक दिन प्रोग्राम करेंगे, हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ भी, और पुलिस भी हमारे साथ होगा, तो इनको हम इंशाल्लाह एविक्शन कर देंगे एनक्रोचमेंट का। जी, ड्रजिंग के हवाले से भी है। अब आने वाले टाइम में ये ज़रूर देखना होगा कि जो वेटलैंड वादी कश्मीर की मौसम के हवाले से, सर्दियों के मौसम के हवाले से एक पहचान बन के निखर आती है, क्या उसे आने वाले टाइम में संभाला जाएगा, और ख़ास तौर पर क्या ये खुशहाली जब ख़त्म होगी तो क्या साइबेरियन बर्ड्स या वो बर्ड्स जो अलग अलग कंट्री से ट्रैवल करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं, क्या उनकी तादाद बढ़ेगी? देखने वाली बात ज़रूर होगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, होकर सर वेटलैंड कश्मीर। तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो हॉक्सर बर्ड्स की जो वेटलैंड है वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये विदेशी पक्षी हैं जो 1 साल के बाद यहां पर रुक करते हैं, और जाहिर तौर पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप समझिए कि अगर वेटलैंड का भी अतिक्रमण हो जाता है तो प्रशासन इस पर क्या काम कर रहा है, क्योंकि बार बार कहा तो जाता है कि अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, लेकिन कब यहां पर काम होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब आपको कुपवाड़ा लिए चलते हैं, क्योंकि टंगडार से भी हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं और साफ तौर पर वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी सेना ने मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है। क्योंकि भारतीय सेना के जो जवान हैं वो हर वक्त सीमा पर तो डटे ही हैं, लेकिन जो हमारी सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें भी भाग ले रहे हैं। मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और लोगों की स्वास्थ्य की यहां पर जांच हो गई है, और जाहिर तौर पर लोगों का क्या कुछ कहना था, खास बातचीत भी हमारे संवाददाता ने की है। क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं शमीम, हमें देखिए। इस वक्त मौजूद है टंगडार में 118 बटालियन। आज अगर टंगडार की बात करेंगे, फारफलंग एरिया में आज उन्हें एक बड़ा मेडिकल कैंप जो यहाँ पे अमल में लाया गया। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनसे जाना चाहेंगे किस तरह के आप लोगों को इससे मेडिकल कैंप से फायदा है। जी सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं बीएसएफ का, जो कि पहली बार टंगडार के अंदर ऐसा ये कैंप लगा है सर। हम बहुत शुक्रगुजार हैं बीएसएफ का, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी रखी है सर। जी सर, क्या कहेंगे किस तरह के और आप आने वाले वक्त में भी और ऐसे मेडिकल? हम चाहते हैं कि ये आइंदा भी ऐसा कैंप लगना चाहिए सर, क्योंकि जो गरीब है बेचारे ये कहाँ जाएंगे सर। जी सर।
कितना फायदा आपको मिला? बहुत फ़ायदा मिला सर, लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि जो बेचारे गरीब लोग हैं, दवाई नहीं खरीद सकते, चलो उनको गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे फैसिलिटी है बहुत सी इनको सर। यहाँ के लोगों का कहना है कि साफ तो ये कहना कि ऐसे कैंप और भी होने चाहिए, कि लोगों ने काफ़ी जो है BSF 118 बटालियन है, उनका साफ तो ये कहना है कि हमें इस मेडिकल कैंप से काफ़ी फ़ायदा है और ऐसे आने वाले वक्त में भी और ऐसे मेडिकल कैंप अमल में लाए जाए। कैमरामैन राजा ऐसा के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, टंगनार। तो आपने देखा कि शमीम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो दिख रहे हैं कुपवाड़ा के अंदर, क्योंकि आए दिन जिस तरह से गतिविधियां आतंकवादियों की तरफ से की जा रही हैं तो जाहिर तौर पर हमारे सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है, लेकिन उसके साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी ये भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है कि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए भी हमारे सेना के जवान जो है वो काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी में भी आज डीसी का अहम दौरा जो है वो देखा गया है, क्योंकि डीडीसी चुनाव जो है वो सर पर है और उसके बाद उन्होंने पूरी स्थिति का यहां पर जायजा लिया है। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि अगर डीडीसी चुनाव जब होते हैं, कई फेसों के दौरान जो है वो चुनाव यहां पर कराए जाएंगे, 8 फेसेस में चुनाव होंगे, लेकिन उस बीच में अगर सीजफायर का अबॉलिशन होता है तो किस तरह से पूरी स्थिति को निपटना है, पूरी तरह से बातचीत जो है वो की गई है। और जाहिर तौर पर ग्राउंड जीरो से आज जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। रियासत में पहली बार हो रहे डीडीसी के इंतखाबात में साफ व शफाफ कराने के लिए ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह कमर कसे हुए, जिसके चलते आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने पीजी कॉलेज का दौरा किया और किस तरह के हालात का यहाँ जायज़ा लिया, इनसे जानेंगे। सर, पीजी कॉलेज में इलेक्शन को लेकर किस तरह के हालात? देखिए, आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल की जो होनी है वो सेंट्रली होनी है। उसके लिए हमने 2 लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं, एक कॉलेज से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डाइट से होगा, डाइट कम्प्लेक्स से होगा। आप लोग ये जानते ही होंगे कि जो डीडीसी के इलेक्शंस हैं उनकी काउंटिंग जो है 22 दिसंबर को होगी और फर्स्ट फेज़ की पोलिंग जो है वो 28 नवंबर को होनी है। 28 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक जो है पोलिंग होनी है 8 फेजेस की। और हर फेज़ की पोलिंग के बाद जो डीडीसी के जो बैलेट बॉक्सेस होंगे उनको यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे स्ट्रांग रूम में जो है डिपॉजिट किया जाएगा। और 22 तारीख को जब यहाँ पे काउंटिंग होगी उसी दिन वो जो है वो स्ट्रांग रूम खुलेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे काउंटिंग करवाई जाएगी। और यहीं से पूरे जो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी जो हैं उनकी जो काउंटिंग है एक ही दिन होनी है 22 तारीख को। उस सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हमें 14 स्ट्रांग रूम्स की ज़रूरत है और 14 ही जो है काउंटिंग हॉल की ज़रूरत है। इसलिए हमने आज जो है डिग्री कॉलेज के जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका जायज़ा लिया और हमने नोट डाउन किया है। इसके बाद हम गुजर हॉस्टल में जा रहे हैं, वहाँ पे भी जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका भी जायज़ा लेंगे और जायज़ा लेने के बाद शाम को डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ पे स्ट्रांग रूम्स कितने बनाने और कितने काउंटिंग हॉल्स बनाने हैं, क्योंकि डीडीसी की जो है काउंटिंग जो है 22 तारीख को एक ही दिन होनी है। सर, डीडीसी के इंतखाबात की बात ही चल रही है, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक कुछ इलाके हैं, अगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात भी काफ़ी कशीदा बने हुए हैं, ऐसे हालात में अगर शेलिंग का सिलसिला शुरू होता है उसके लिए इंतजामिया ने किस तरह के काम? उसके लिए इंतजामिया ने ऑलरेडी एक कंटीजेंसी प्लान बना के रखा हुआ है। इनकेस अगर जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन किसी भी बॉर्डर एरिया में कहीं भी शेलिंग होती है तो उनको जो है सेफ़ एरिया में जो कंटीजेंसी प्लान के हिसाब से हमने जो है वर्कआउट किया है, जो हमने पोलिंग स्टेशन बनाए हैं वहाँ पर उनकी पोलिंग करवाई जाएगी। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, जिनकी तरफ से साफ ये ज़रूर कहा गया है कि डीडीसी के इंतखाबात को साफ व शफाफ कराने के लिए ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह तैयार हुआ है। वहीं इनका ये भी कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनको देखते हुए पहले ही इंतज़ामिया ने हालात को देखते हुए आगे के कार्रवाई की हुई और उसके लिए पहले ही महफूज मकामात भी तलाश करके रखें कि अगर ऐसे हालात में शेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है तो उनको वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। राहुल कसुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। तो आपने देखा कि जमशेद मलिक का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो आज राजौरी जिले के अंदर देखे गए हैं, क्योंकि डीसी जो है वो खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर एक एक चीज का जो मुआयना है वो किया जा रहा है, जिसमें बहुत अहम सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से बंदोबस्त रहेंगे और अगर इस बीच में सीजफायर का वॉल्यूशन होता है तो आम जनता का बचाव किस तरह से करना है और उसके बीच में डीडीसी चुनाव जो है वो नहीं रुकने चाहिए, उसके लिए भी इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं, इसकी पूरी तरह से समीक्षा की गई। चलिए अब कर लेते हैं रुख यहां पर जिला किश्तवाड़ का, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर भी चौगान ग्राउंड की अगर हम बात करें तो वहां पर एक तरफ पार्किंग है और दूसरी तरफ पीएचई की पाइपें जो है वो बिछी हुई हैं। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां वहां पर झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट पहले समझिए कि अजय शान हमें क्या बता रहे हैं।
देखा कि कई बार हमने यहाँ पे यूथ को लेकर भी यहाँ पे जो हमने साफ़ सफाई का एक अभियान शुरू किया था, लेकिन मैं बदकिस्मती का आलम कहूँगा कि हम यहाँ पे कोई टस से मस नहीं हो रहा। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मिले तो हमने कई बार कहा कि जो यहाँ पे कांटू में ये जो हमारा चौगान ग्राउंड इस टाइम लपेटा हुआ है, तो हमने कई बार कहा कि कम से कम इस पर नज़रसानी की जाए, लेकिन अभी तक बिल्कुल कोई पूछताछ नहीं है। जैसे अभी मेरे एक भाई ने कहा कि आप देख लीजिए चौगान, जो मैं बताऊंगा, चौगान जो है एक किश्तवाड़ की हमारी शान है। यहाँ पे हर धर्म, चाहे यहाँ पे दशहरा की बात की जाए वो हमारे चौगान में मनाया जाता है। यहाँ पे ईद की जो नमाज है हम लोग यहाँ पे अदा करते हैं। यहाँ पे हम लोग जनाजा भी अदा करते हैं। यहाँ पे एक साइड पे शमशान घाट भी है। यहाँ पे हर किस्म का जो है यहाँ पे धर्म का जो है कार्यक्रम वो मनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि जिस डिपार्टमेंट के पास हम गए, हमने म्यूनसिपलिटी से भी गुजारिश की थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ, डस्टबिन्स वगैरह जो हमने लगवाए। लेकिन उसके अलावा एनएचपीसी कोई टच से मस नहीं होता, खाली बोर्ड लगाए जाते हैं इनकी तरफ से। यहाँ पे स्वीपर्स नहीं है। यहाँ पे सफाई का आप देख लीजिए आज फिर से क्या हालत है चारों तरफ से। यहाँ पे पुलिस से हमने काफ़ी बार जो है गुजारिश की। जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि यहाँ पे जो ही हम कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो कुछ देर जो है पुलिस का काफ़ी पहरा रहता है, लेकिन उसके बाद जो है फिर वही देखने को मिलता है। मगर जैसे ही वो शिकायतों का थम जाती हैं तो फिर से वो आना जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का विचरण करना, बाकी चीज़ों का विचरण करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और उसके साथ साथ जो लाइट सिस्टम है कही थी, उनका कभी भी उन्होंने रख रखाव नहीं किया हुआ है। एक बार लगा दी, उसके बाद ये चलें या ना चलें तो उसका कोई नहीं है। और उसके साथ साथ आज चौगान ग्राउंड हब बन चुका है। यहाँ किश्तवाड़ का यही वो हिस्टोरिक चौगान है जो यहाँ की खुशी गमी हर एक मौके का गवाह रहा है। ना सिर्फ इंसान बल्कि ये जो चौगान है आप देख सकते हैं कि जानवरों के भी काम आता है। लेकिन बदकिस्मती से जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे आया, जिसने भी इसका इस्तेमाल किया, किसी ने इसके डेवलपमेंट के लिए, रख रखाव के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हालांकि कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए चौगान के नाम पर सरफ तो कर दिए, लेकिन इसकी देखरेख और इसके रख रखाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से आज जो किश्तवाड़ का ये चौगान है उसमें चारों तरफ गंदगी भरी हुई है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डेवलप भी किया गया था वो भी तबाह हो रहा है। अगर हम ये कहें कि किश्तवाड़ का ये चौगान जो दूसरों को, इंसानों को सेहतियाब करता था, आज खुद बीमार हो रहा है तो गलत बात नहीं होगी। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा के अंदर आज यहाँ रविंदर रैना का दौरा अहम रहा है और क्या कुछ पूरे दौरे के दौरान रहा है, ऋषि खजूरिया क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। डीडीसी चुनावों के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सांबा जिला में पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन दिया, उनकी हौसला अफजाई की और वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले पंचायती चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए और ये इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने सपना संजोया है कि जम्मू कश्मीर की पंचायतों में विकास हो और वो बड़े स्तर पर हो और जम्मू कश्मीर की पंचायतें मजबूत हो, यानी जो जम्मू कश्मीर यूटी का पंचायती राज सिस्टम है वो मजबूत हो, जिसको लेकर अब ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये 70 साल में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो गुपकार गैंग की पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव हो। जब ये सत्ता में थे, ये सत्ता अपने तक सीमित रखना चाहते थे और इन्होंने अपनी सत्ता के दौरान कई गरीबों का खून चूसा है। ये नहीं चाहते थे कि जो पावर है ये लोकल नुमाइंदों के हाथ में हो। इसी को लेकर जनता अब इनसे काफी ज्यादा नाराज भी है और जनता इनको अब पूरी तरह से इग्नोर भी करेगी। तो उन्होंने कहा कि इन चुनावों में इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से ये गुपकार गैंग जो इकट्ठा हुआ है, इनको इन चुनावों में बड़ी हार मिलेगी और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली होगी, क्योंकि जनता अब मन बना चुकी है कि वो बढ़ चढ़कर इन चुनावों में हिस्सा भी लेगी और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। इस तरह का दावा जो है ये रविंदर रैना करते हुए नजर आए। वहीं
आखिर में उन्होंने पाकिस्तान पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का भी एक यही मंसूबा होता है, पाकिस्तान की भी ये एक कोशिश होती है, चाल होती है कि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया के दौरान खलल डाला जाए और चुनाव जो है वो प्रभावित हो पाए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की जो शरारती तत्व हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो ये सारे मंसूबे उनके कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं। उसके साथ ही रुक करेंगे प्रवेश द्वार लखनपुर का। कठुआ से सरबजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सरबजीत भी हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पूरे सूरत हाल यहां पर बने हुए हैं, किस तरह वो पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं, देखिए। जिला विकास परिषद के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। वहीं जिला कठुआ की भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जिला कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने की। बैठक के दौरान डीडीसी चुनावों को लेकर आगामी रणनीति के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कठुआ, बरनोटी और किड़िया गंडियाल के प्रत्याशी भी मौके पर उपस्थित थे, जिन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा और विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से आगामी रणनीति के तहत कार्य किया जाए ताकि जीत अपनी सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि इस बार भाजपा में टिकट आवंटन को लेकर काफ़ी नाराजगियां हैं। हीरानगर और कठुआ की अगर बात करें तो कई आला नेता जो हैं, वरिष्ठ नेता, वो पार्टी से नाराज हैं कि किस तरह से टिकट का आवंटन किया गया है। ऐसे में वो नाराजगी जाहिर करते हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। वहीं भाजपा की राय इस पर मुश्किल होने वाली है कि बाकी नेताओं को किस प्रकार से मनाया जाए और किस प्रकार से उन्हें वापस पार्टी में शामिल करवाया जाए। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। तो डोडा के अंदर भी सियासती हलचल काफ़ी देखने को मिल रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी के एक्स MLA डोडा शक्तिराज परिहार जी ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है ब्लॉक मरमत में भरा था। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि शक्तिराज परिहार जी 2 ब्लॉक से लड़ेंगे, ब्लॉक मरमत और ब्लॉक गुन्ना से लड़ेंगे। और कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसपे साफ तौर पे उन्होंने बताया था कि डोडा के अंदर गुपकार अलायंस कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। और उस स्टेटमेंट के बाद आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जिस पे उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हम अलायंस पे अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, गुन्ना से भी और मरमत से भी। देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू की सड़कों का हाल जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़कों पर इस वक्त पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। CRPF के जवान हमारे मुस्तैद दिख रहे हैं और सेना ने तो लगातार कमर कस ली है कि अगर सीमा पर भी कोई घुसपैठ करने की कोशिश की जाएगी तो किस तरह से मुंह की खिलवानी है पाकिस्तान को, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस तरह से कमर कसी है वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को कर दिया गया है। चाहे हम लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक की बात करें तो हर एक पोस्ट पर, हर एक नाके पर गहनता से हर आने जाने वाले की तलाशी की जा रही है। सबसे पहले आप देखिए कि जसलीन कौर हमारी संवाददाता हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रही हैं सुरक्षा व्यवस्था के हवाले से। नगरोटा में हुए एनकाउंटर के बाद से ही लगातार जम्मू और जम्मू सहित बात करें, जम्मू श्रीनगर हाईवे या फिर जम्मू पठानकोट हाईवे की बात करें तो लगातार वहां पर नाके लगाए गए हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बात करें तो उनकी चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। तकरीबन हर जगह बात करें तो नाके लगाए गए हैं। और खासतौर पर अगर लोडेड ट्रक्स की बात करें तो उनके चालकों सहित उनके ट्रक्स की जो है वीडियोग्राफी की जा रही है। और वहीं जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है और उनका नाम जो है सब कुछ जो है वो नोटेड डाउन किया जा रहा है। तो इस वक्त अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक जो है, कश्मीर तक जो है, आपको यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी जो है वो फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। क्योंकि एक बार फिर से जब कोई हादसा पेश आता है उसके बाद जो है एकदम से इस तरह की सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादी हमले के बाद से ही लगातार जो है यहाँ पर टाइटन कर दी है। जम्मू सिटी की भी बात करें, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर नाके लगाए गए हैं। वहाँ पर भी खासतौर पर अगर पुलिस की तरफ से बात करें तो चेकिंग की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है कि कौन कहाँ से आ रहा है। और स्पेशली अगर कोई बाहर की गाड़ी का नंबर देखा जाता है तो साफ तौर पर उनसे जो है पूछताछ पूरी तरह से यहां पर फिलहाल की जा रही है। जसलीन कौर, कैमरा पर्सन सुनील के साथ, JK 24/7 न्यूज़ के लिए जम्मू। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, जो बिल्कुल सुरक्षा बलों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने की हुई है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।